एम सक्करवाल और मेरे साथ डेली की तरह इसमें के सिलेबस में 130 डे 130 पर है अपने और ऑप्टिक्स का पार्ट सेकंड शुरू कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने थोड़ा सा जनरल डिस्कशन इसका किया था, प्रकाश क्या है, प्रकाश किरण क्या है और एक दो बातें और की थी हमने। उसके अंदर गोलीय दर्पण क्या होते हैं, परावर्तन का नियम क्या होता है। अब इसमें आगे बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु जो लेते हैं हम स्फेरिकल मिरर में, गोलीय दर्पण में, वो क्या है। आप लोग कुछ उसके अंदर ज़्यादा लिखना नहीं है, वही परिभाषा है, ये मुख्य अक्ष होती है और ये अपना वो ध्यान रखना है। उसका जनरल डिस्कशन कर लेते हैं एक बार, हमें ये पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे गोलीय दर्पण हम ये ले लेते हैं, जितने पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है उतने पार्ट से द कंप्लीट पार्ट विच इज यूज्ड इन रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड अपर्चर। इसे द्वार कहते हैं। इतने पार्ट को क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं। जैसे ए बी पार्ट, देन ए बी क्या है, द्वार। ए बी पार्ट द्वार। अब ये गोलीय दर्पण जैसा हमने पढ़ लिया था। गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी गोले का भाग होता है, तो इसको पूरे को अगर बढ़ना है तो ये गोला बन रहेगा। ये उस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा, उस केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। तो दर्पण जिस गोले से बढ़ाया गया है, जिस गोले से काटा गया है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहते हैं। उसको लिखते हैं सी से। ये क्या है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। इसको बोलते हैं अपेक्षक द्वार। इसका जो मध्य बिंदु है, अपेक्षक का द्वार का जो मध्य बिंदु है, वो कहलाता है पोल। इसको बोलते हैं पी। पी का मतलब पोल, ध्रुव कहते हैं इसे। मध्य बिंदु पी बिंदु यहाँ हमें केवल इतना ही पता होगा, परिभाषा लिखने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। फिर बात आती है इसमें एफ। एफ क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है। हिंदी में इसको फोकस बिंदु कह देते हैं। फोकस बिंदु क्या होता है, जब कोई प्रकाश की इस तरह आपतित होती है दर्पण में, तो टकराकर वो जिस पॉइंट से गुजरती है उसको फोकस पॉइंट कहते हैं। हमेशा किससे गुजरेगी, वो एफ से ही गुजरेगी। ठीक है। फिर आगे सेंटर। सेंटर से सतह की जो दूरी होती है, फिर देखो सेंटर से जो पी की दूरी है, सेंटर से पी की दूरी, केंद्र से सतह की जो दूरी होती है किसी गोले में, वो क्या होती है, गोले की त्रिज्या होती है। तो यहाँ से क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, इसकी त्रिज्या है। तो ये सी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। तो सी से पी तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको लिखते हैं कैपिटल आर से। यानी ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम सी टू पी, दैट इज कैपिटल आर। और लेते हैं इसको, यहां से ये जो दूरी है इसको लिखते हैं स्मॉल एफ से। इसको कहते हैं फोकस दूरी, स्मॉल एफ। कहां से कहां तक, एफ से लेकर पी तक, इसको कहते हैं फोकस दूरी। कैपिटल एफ जो फोकस पॉइंट है, ये फोकस दूरी, फोकल लेंथ कहते हैं इसको। फोकल लेंथ। बस ये बात है इसके अंदर। अब वस्तु जहां रखी जाती है, वो वस्तु की दूरी होती है, उसको यू से लेते हैं। जैसे मान लो वस्तु हमने यहाँ रखी, तो ये वस्तु की दूरी हो जाएगी यू। जहां प्रतिबिंब पड़ेगा, इमेज पड़ेगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज हो जाएगी वी। ठीक
ठीक है। और ये फोकल लेंथ हो गई, इसकी फोकस दूरी हो गई स्मॉल एफ। ये इसकी सामान्य बातें हैं जिनका हम हर टॉपिक में यूज करेंगे, इसलिए इनके बारे में आपको पता होगा कि ये बिंदु क्या क्या है, क्या क्या है। बस हमें इतना पता होना चाहिए भाई ये कैपिटल एफ का मतलब फोकस बिंदु है, कोई प्रकाश किरण लगाएगी तो उसके बाद कहाँ से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी, और इसकी जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये इसका वक्रता केंद्र है, जो जिस गोले का भाग है ये उस गोले का केंद्र है। केंद्र से जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और वस्तु जहाँ रखी जाती है वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट जहाँ रखा गया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यू, इमेज की डिस्टेंस जहाँ इमेज बनेगी वो होगी। तो ये सब बातें जो है वो हम इसके अंदर सभी टॉपिक्स में सामान्य रूप से यूज करते हैं, इसीलिए इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं 12th में ये नहीं पूछा जाएगा भाई इसकी फोकस दूरी की परिभाषा देखो और फोकस बिंदु की परिभाषा, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। तो आपको इस अंदर इनके बारे में पता होना चाहिए। जो चीज़ें हमारे पेपर की, हमारे काम की है, हमारे सिलेबस की है, उन्हीं को हम लिखें ना। बेवजह पेज भरने से या रजिस्टर के नोट्स कर करके उनको भरने से भी मार्क्स नहीं आते हैं, और नई तैयारी होती है और न ही अपने कंसेप्ट क्लियर होते हैं। कंसेप्ट आपको ये पता होना चाहिए सामान्य बिंदुओं के बारे में क्या है। और इसके अंदर बाकी जब हम आगे डेरिवेशन करेंगे, आगे टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें हम बात कर लेंगे कि कौन से टॉपिक के अंदर क्या बात करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे चीना परिपाटी। एक बात तो इसके अंदर आप ध्यान रख लेना कि जैसे बाहर तो समतल दर्पण में तो हमने ये ले लिया था भाई, ये इसके अभिलंब जो होता है इसके लंबवत होता है, ये आपकी किरण होगी बराबर किरण होगी। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें समतल दर्पण नहीं है, इसमें गोलीय दर्पण है। तो यहाँ पर भी देखो आपकी और परावर्तन के बीच में अभिलंब है, यहाँ पर भी अभिलंब के अनुसार कोण बढ़ेंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। तो इसका अभिलंब यही होगा, और अभिलंब हमेशा कहाँ से गुजरते हैं, सी से गुजरते हैं, ये ध्यान रखना है। नॉर्मल जो है ये क्या है, ये नॉर्मल है, अभिलंब है, और अभिलंब हमेशा कहाँ से गुजरता है, सी से गुजरता है। तो ये जो कोण है ये बनेगा आई, और ये जो कोण है ये बनेगा आर। यानी आपतित किरण का इस अभिलंब के साथ, इस नॉर्मल के साथ जो बनने वाला कोण है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके साथ जो नॉर्मल है उसका जो एंगल बन रहा है दैट इज आर, वही क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको ये महत्वपूर्ण बात है, ये आपको दिखा रखनी है कि जैसे ये किरण यहाँ की हो रही है, ये दर्पण है, तो इसके अनुसार ही अभिलंब के अनुसार ही कोण बनेंगे। और अभिलंब कौन सी रेखा होती है, जो कहाँ से गुजरती है, सी से गुजरती है, वही क्या होती है, वही अभिलंब होती है। ये तो इसमें सामान्य जानकारी। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं इसके अंदर, जो मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण, और वो है साइन कन्वेंशन। मिटा देता हूँ, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, उसको जरूर आप ध्यान से समझ लें और दिमाग में बैठा लें अच्छी तरह से, तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। वैसे तो ये कोई ज़्यादा तो बड़ा टॉपिक या कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन पार्ट नहीं है तो जो पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग देखें और इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो मेरी नज़र में इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। पेपर में इसमें से पूछ जाएगा, लेकिन गलती करने के लिए सारे टॉपिक्स में ये एक टॉपिक बहुत है गलती करवाने के लिए, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। फिर पैराग्राफ में वैसे ही कोई टॉपिक नहीं है, ये जैसे अभी हमने जनरल डिस्कशन किया था, ये भी एक जनरल डिस्कशन है, यानी ये भी ऐसी चीज है जो हमारे माइंड में होनी चाहिए। हमें ये निकालेगा चिन्ह परिपाटी समझा, इसको कोई शॉर्ट क्वेश्चन देने, कोई न्यूमेरिकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइन कन्वेंशन का मतलब है कि हमें जो चिन्ह लेने हैं किस प्रकार से लेने हैं, कब पॉजिटिव लेने हैं, कब नेगेटिव लेने हैं, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पहले
कोई भी दर्पण आप ले सकते हैं, कोई भी, हम दोनों ही ले लेंगे। पहले एक ही बात कर लेते हैं, जैसे कि कौन सा दर्पण है, कौन सा है, अवतल, अंदर का भाग परावर्तक पृष्ठ अवतल, ऐसे अंदर ऐसे। ये जो है इसकी मुख्य अक्ष है, अभी हमने बात नहीं की थी, ये मुख्य अक्ष होती है जो पोल से गुजरती है, पोल को वक्रता के अंदर को मिलाती है, उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ये पोल है, ये पॉइंट, ये एफ है, ये सी। अब देखो कौन सी दूरियां पॉजिटिव होंगी, कौन सी नेगेटिव होगी। एक बात तो ये बात आपको देखते ही पता चल जानी चाहिए कि वस्तु किधर रखेंगे, ऑब्जेक्ट किधर है। दर्पण के शीशे के पीछे हम खड़े हो जाएंगे तो हमें दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पीछे क्या पॉलिश है। तो इधर तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऑब्जेक्ट इधर पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होगा, इसके सामने ही होगा, किसके, दर्पण के सामने खड़े होंगे तभी हमें दिखाई देगा। तो ये दर्पण है, तो इसके सामने ही वस्तु को रखना है, ऑब्जेक्ट इधर ही आएगा, एक बात यानी यू इधर भी होगा, मतलब है इसके लिए ये जो डिस्टेंस है ये भी हम मान लेते हैं इसको, वैसे ही जनरल बढ़ा लेंगे तो यहाँ से अभिलंब किसमें से जाएगा, इसमें से जाएगा, ये टकराने वाला किसमें जाएगा, एफ में से जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू पी, ये क्या है, यू है, क्या है, यू। ये हमें पता आर है, ये एफ है। इसके बाद में प्रकाश में सी से जाएगी, दोनों काट लेंगे, वहां पर प्रतिबिंब पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, वो वी हो जाएगा, वो प्रतिबिंब वी हो जाएगा। अब हमें साइन कन्वेंशन क्या है वो देखिए। हमें ये बताना है कि एफ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सी पॉजिटिव, सी का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सी टू पी, आर होती है डिस्टेंस आप लेते हैं, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, या बी बढ़ेगा वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। आभासी प्रतिबिंब बढ़ता है तो पीछे बढ़ता है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो बताना। उसके लिए एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, उस मंत्र को आप पढ़ते रहना और उसको याद करते रहना। मंत्र मान लो, सूत्र मान लो, वो सूत्र है ये लाइन, इसको आपको 5 बार सुबह 5 बार शाम इसका पाठ करना है, तो आपका कोई सिचुएशन नहीं होगा। और ये लाइन है पी से चलना है, तब वो ये बोलना है सुबह 5 बार और शाम में 5 बार, तो कहाँ से चलना है, पी से चलना है। 3 दिन आप ये बोल ले, सुबह दोपहर शाम, कि चलना कहाँ से, पी से चलना है, बस तो सारा काम हो जाएगा। पी से चलना है, कहाँ से चलना है, पी से चलना है, हर बार पी से ही चलना है। इस चैप्टर में हम कुछ भी पढ़े, हर बार पी से चलना है, बस ये बात जिसको पता है उसको ऑप्टिक्स में कोई गलती नहीं। तो ये पी। अब देखो डिस्टेंस कैसे करेंगे। प्रकाश किरण की गति की दिशा में जो दूरियां मापी जाती हैं वो पॉजिटिव होती है, और प्रकाश किरण की गति के विपरीत जो दूरियां मापी जाती हैं वो नेगेटिव होती है। प्रकाश किरण किधर से आएगी, प्रकाश किरण का मतलब यहाँ है वस्तु से, वस्तु कहाँ रखी गई है। अभी हमने बात की कि परावर्तन क्या होता है, वस्तु से प्रकाश किरण पहुंच के टकराकर वापस आती है, तभी तो हमारा चेहरा भी हम शीशे में इसी तरह से देखते हैं। हम शीशे के सामने जाके खड़े होते हैं, चेहरे से जो लाइट मिलती है वो जाके टकरा के हमारे आंखों तक पहुंचते तब हम हमारा चेहरा वापस देख पाते हैं। तो यहाँ से ये वस्तु है, यहाँ से जा रही है, सभी तरह से जा रही है, वो ये नहीं इसके ऊपरी कॉर्नर से जा रही है। हम समझने के लिए वो किरणें लेते हैं जो हमें डायग्राम साफ सुथरा पड़ रहा है, बाकी जाती कहाँ से, हर पॉइंट से जाती है। यहाँ से जा रही है प्रकाश की टकराकर, इससे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो ये तो गई कौन सी दिशा, ये तो गई प्रकाश किरण की गति की दिशा। ये अगर आप भी इस दिशा में जा रहे हो दूरी मापने के लिए, तब तो क्या है, पॉजिटिव है। अगर आप इसके अपोजिट जा रहे हो तो नेगेटिव है।
ठीक है। तो प्रकाश किरण की गति की दिशा में अगर हम चलेंगे तो पॉजिटिव आएंगे वरना नेगेटिव आएंगे। अब चलना कहां से है? पी से। अब जैसे मान लो हमें ये दूरी मापनी है, हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ गई कि ए से पी तक की दूरी लिखनी है। अब ए से पी तक की दूरी कितनी है? यू है। अब अपने को सीधा देखेंगे सामने से तो अपने को यू दिखाई देगी, यू दिखाई देगी कि अपने को ये दूरी बतानी है, ये यू है। लेकिन ये यू नहीं चलेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर आप ए से जाओगे सदिश राशि में पढ़ा आपने पॉजिटिव नेगेटिव का क्या इफेक्ट है, ए से पी की तरफ जाएंगे तो हम इधर से जाएंगे तो भी डिस्टेंस तो वही रहेगी, पी से ए की तरफ आएंगे तो भी डिस्टेंस वही रहेगी। लेकिन हमें चलना कहां से है? इस बात को रख लिया, चलना कहां से है? पी से। अब हम वस्तु तक पहुंचने के लिए, वो वस्तु की दूरी है, वस्तु तक पहुंचने के लिए हम किस दिशा में आना पड़ेगा? कहां से चलना है? पी से चलना है। और प्रकाश के ऊपर देखो किधर आ रही है? इस दिशा में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो दूरी है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी नेगेटिव इन अबव डायग्राम। क्या है? इस डायग्राम में सब में अलग अलग डिपेंड करेगा, जैसी सिचुएशन है वैसा सॉल्व करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। ये इस डायग्राम की बात कर रहे हैं। दर्पण चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो सकती है। अब इसी के अनुसार ये देखिए तो ये तो आर है, वक्र का त्रिज्या, लेकिन मापने के लिए कहां से चलेंगे? अपने पी से सी तक। सी से पी नहीं जाना, कहां से जाना? पी से सी जाना। तो अपने को चलना पी से ही है, इधर आएंगे तो ये क्या देगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर भी क्या होगा इसका? माइनस। एफ मापना है तो भी इधर जाएंगे तो इसका एफ भी क्या होगा? क्योंकि आर और एफ में रिलेशन निकालेंगे, एफ जो है वो आर का आधा होता है, तो जो आर है वो उसी साइड में एफ है, इसलिए उसका आधा हो जाएगा। तो वही बात है। अब इमेज जो होती है प्रतिबिंब, ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि अनंत से अनंत के और 2f के बीच में रखा हो, 2f और f के बीच में रखा हो वस्तु, f और p के बीच में रखी हो वस्तु, तो कैसे कैसे प्रतिबिंब स्थितियां होती है, कैसे बढ़ती है। तो एक तो स्थितियां ऐसी भी होती है जब काल्पनिक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी, तो वो किधर बढ़ते हैं? वो दर्पण के पीछे बढ़ते हैं। जैसे मान लो ये इधर मिले ही नहीं, कहीं एक दूसरे को काटे ही, ठीक है, तो क्या होगा? तो वो पीछे काटते हैं। जैसे मान लो प्रतिबिंब यहाँ बढ़ रहा है, ऐसी स्थितियां हैं हमारे पास आगे, प्रतिबिंब यहाँ बढ़ रहा है, तो ये किसकी दूरी हो गई? ये a डैश b डैश, ये किसकी दूरी हो गई? प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? b है। अगर ऐसी स्थिति है तो हमें प्रतिबिंब तक जाने के लिए किस दिशा में जाना पड़ेगा? चलना पी से इस दिशा में जाना पड़ेगा, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन कैसे हो गई? एक ही हो गई। इधर ही प्रकाश कर जा रही है, इधर ही हम इस दूरी को मापने के लिए जा रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा? ये दूरी पॉजिटिव हो जाएगी। इस स्थिति में v क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। ये आपको ध्यान रखनी है ये बात, इस स्थिति में v पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो है इसमें दूरी मापने के, यही है सबसे महत्वपूर्ण बात। और एक बात और इसके अंदर यूज होती है कि जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, इसके ऊपर की ओर जो दूरी मापी जाती है वो पॉजिटिव होती है। एच में लिखना है, एच फॉर हाइट, पॉजिटिव होती है। नीचे की तरफ अगर कोई दूरी माप रहे हैं तो वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। अब इसके अंदर इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा कि वो पी से इधर है या उधर है, इससे, क्योंकि ये तो किधर आ गई? ऊंचाई किधर? ऊंचाई कहाँ से माप रहे हैं? मुख्य अक्ष से। तो मुख्य अक्ष तो इधर वो, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, सब जगह वही है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर अगर इधर भी है तो भी ये क्या होगा? पॉजिटिव ऊंचाई होगी। और इधर भी अगर नीचे है तो ये क्या होगी? नेगेटिव ऊंचाई होगी। तो याद रखने के लिए नियम की तरह में लिखी गई है, आप चाहो तो वैसे लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ तो भी लिख सकते हैं आप। बाकी आपको ये ध्यान रखिए, ये बात ध्यान रखें कि हाइट का तो कोई मैटर नहीं है, सिंपल ये कह सकते हैं मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ मापी गई दूरियां
धनात्मक और नीचे की तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। एक बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रकाश किरण की गति की दिशा में ली गई दूरियां धनात्मक, प्रकाश, ये बात जरूर आप नोट भी कर लें, प्रकाश किरण की गति की दिशा में दूरियां क्या होती हैं? पॉजिटिव होती है। और प्रकाश किरण की गति की विपरीत दिशा में दूरियां क्या होती हैं? नेगेटिव होती है, माइनस। ये आपको ध्यान रखना। ये आप डायग्राम बना लें, इसमें लिख लें, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, और प्रकाश की गति की दिशा किसी भी तरह से शो कर लें, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए और ये याद रखना चाहिए। अब देखो हमने ये कौन सा दर्पण लिया है? ये अवतल दर्पण लिया है, इसलिए आपको उसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। न्यूमेरिकल में भी काम आएगी इसमें सारे। तो न्यूमेरिकल में आपको दे दिया जाएगा कि कोई वस्तु जो है वो उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो आप अब ये सोच रट्टा मार के या माइंड में बैठाने की जरूरत नहीं है। भाई उत्तल दर्पण है तो फिर उसके लिए प्लस आएगा, इसके लिए माइनस आएगा, इसके लिए वो प्लस आएगा, इसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा एक छोटा सा डायग्राम बना लो, 10 सेकंड का समय भी नहीं लगेगा और उसमें सारी एक्चुअल चीजें आपके सामने आ जाएगी। जैसे अगर उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण ये है उत्तल दर्पण। अब आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, उसका मान ज्ञात करो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी स्थिति और उसकी दूरी की व्याख्या करो, मान बताओ। किस तरीके से आएंगे हम बाद में करेंगे। अब देखो यहाँ ऐसी स्थिति है, तो आप क्या करो, आपको उत्तल दर्पण दे दिया, उत्तल बना हुआ। अब आपको देखते ही पता चल जाएगा वस्तु किधर रखेंगे हम। ये तो बिंदु बी हो गया, वस्तु इधर ही रखेंगे, चाहे वो 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर दूरी से बड़ा कोई मतलब नहीं है, वो तो न्यूमेरिकल में रख देंगे, तो भी फॉर्मूला अप्लाई होगा उसमें। अब देखो प्रकाश किरण किधर जाएगी? जिधर दर्पण है उधर जाएगी, तभी तो प्रतिबिंब बनेगा, इधर जाएगी। तो ये हो गई प्रकाश किरण की दिशा। अब यहाँ से देखो ये वस्तु है, वस्तु की दूरी क्या होती है? ये होती है। अब इस दूरी को मापने के लिए कहाँ से चलना पड़ेगा? पी से चलना पड़ेगा। पी से चलेंगे तो किधर आएंगे? इस साइड में आएंगे। तो इसके लिए यू क्या होगा? यू हमेशा किसमें आएगा? माइनस में आएगा। इसकी बात करेंगे उत्तल दर्पण। अब कोई रटना चाहिए तो रट ले भाई, उत्तल के लिए अवतल के लिए यू हमेशा किसमें होता है? माइनस में। अब इसके लिए एफ किसमें आया था? देखो एफ आर ये सब किसमें आया था? माइनस में आया था। अब इसके लिए देखो इसका आर किधर होगा? आर देख लो, वही उधर ही एफ लेंगे। आर किधर होगा? त्रिज्या किधर होगी? त्रिज्या कोई गोला है, फुटबॉल है, गोल है, तो त्रिज्या किधर होती है? उसके अंदर होता है, उसका केंद्र में, तो अंदर से सतह पर होती है या बाहर होती है? अंदर होती है। तो इसका गोला किधर बनेगा? इसका गोला इधर बनेगा। गोला इधर बनेगा तो इसका सेंटर किधर होगा? इधर होगा। तो इसकी जो त्रिज्या है ये आर, ये दूरी होगी, त्रिज्या एफ होगा। ये त्रिज्या का आधा एफ होता है। अगले टॉपिक सोल्व करेंगे, सिद्ध करेंगे इस बात को। आर, तो अब आर का मापन करने के लिए, इसको मेजरमेंट करने के लिए हमें सी तक पहुंचना है। सी तक पहुंचने के लिए हमें चलना कहाँ से है? पी से। ये बात इसलिए मैंने आपको लिखी थी कि आप इस मंत्र का उच्चारण कर लें कि चलना पी से है। अगर आप ये चलने वाला काम सही जगह से करेंगे तो सही जगह पहुंचेंगे। तो यहाँ से चलना कहाँ से है? पी से। तो पी से चलने के लिए इधर जाएंगे, प्रकाश किरण किधर जाएगी? इधर जाएगी, दोनों के डायरेक्शन में हो गई। तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो यहाँ पर एफ क्या होगा? यहाँ पर एफ पॉजिटिव होगा। वी क्या कोई शून्य है, क्योंकि वी किस पे डिपेंड करता है? वी डिपेंड करता है, वी क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। वी किस पे डिपेंड करता है? वी डिपेंड करता है कि वस्तु रखी कहाँ है, कितनी दूरी पर, मतलब पी से
एफ के बीच में रखी है, एफ से सी के बीच में रखी है, सी से अनंत के बीच में कहाँ रखी है उस पर डिपेंड करते हैं। इसलिए ये तो इसका प्लस माइनस तो अपने आप न्यूमेरिकल पोर्शन में काम आएगी, जहाँ ये बात वहाँ इसका प्लस माइनस तो अपने आप आ जाएगा। जब डेरिवेशन पोर्शन की बात करेंगे हम बना रहे हैं डायग्राम और हमें दिख रहा है डायग्राम बनाते समय कि भाई इसका तो इधर से जाएगी प्रकाश की से ये दोनों यहाँ काट दिए, यहाँ बढ़ गया प्रतिबिंब, तो ये दूरी हो गई v। तो अब दिख रहा है हमें प्रतिबिंब यहाँ तो इसके लिए इधर जाना पड़ेगा, तो पता चल गया हमारे तब तो डेरिवेशन में तो ऐसे करेंगे। न्यूमेरिकल में क्या होगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में v हमें सोल्व करवाएंगे और सोल्व करवाएंगे तो ऑटोमेटिक आंसर में प्लस और माइनस अपने आप आएगा, प्लस आएगा तो प्लस, माइनस आएगा तो माइनस, उसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो f होता है वही r होगा, ठीक है, r के दो या f के दो दोनों सेम होते हैं। तो ये तो किसके लिए हो गई, इसके लिए उत्तर दर्पण। अवतल की हम कर चुके हैं, एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो न्यूमेरिकल के लिए यहाँ पे डायग्राम बना लिया। ये कौन सा दर्पण है, अवतल है। वस्तु किधर रखेंगे, वस्तु इधर रखेंगे, u ये बिंदु P है, प्रकाश की निकल जाएगी, बिल्कुल टकरा के आएगी, P से हमें चलना है, इस दिशा में चलेंगे, प्रकाश के लिए क्या होगा, विपरीत होगी, तो इसके लिए u क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। f की बात करें तो देखो इसका गोला किधर बनेगा, इधर बनेगा, तो त्रिज्या इधर आएगी, त्रिज्या इधर आएगी तो त्रिज्या का आधा जिधर त्रिज्या उधर ही फोकस बिंदु होता है, तो एफ भी किधर होगा, इधर ही होगा। इसलिए इसका आर कहते हैं या एफ कहते हैं, दोनों ही क्या होंगे, इसी साइड होंगे, तो मापने के लिए पी से चलिए इधर ही पहुंचना पड़ेगा, वो भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, वी ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अदरवाइज डेरिवेशन की जैसे भी हमने बात की थी, तो डेरिवेशन में जिस साइड डेरिवेशन में इमेज बढ़ रही है तो साइड देखो चलना पीछे। अगर आप प्रकाश किरण की गति की दिशा में जा रहे हैं, चाहे आगे जा रहे हैं, तो पॉजिटिव होगा। अगर हम इसके विपरीत दिशा में है, एरो दोनों एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, तो वो माइनस में होगा। उसी दिशा में है तो पॉजिटिव होगी। तो ये बात इसकी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, उसके विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इसको आप अपने हिसाब से लिख लें। इसीलिए मैंने कहा था कोई टॉपिक भी है ये, और कोई पेपर में नहीं पूछ रहेगा भाई ये कैसे होती है, चीना परिपाटी कैसे लेते हैं, क्या नियम है, हमें ये याद होना चाहिए। हम अगला टॉपिक अगली क्लास में शुरू करेंगे, उसके अंदर इन बातों का हम विशेष तौर पर यूज करने वाले हैं। जिसकी याद रहेगी वो वहाँ गलती नहीं होगी, जिसकी याद नहीं रहेगी 100% गलती होगी, वहाँ जरूर होगी। और सभी टॉपिक में मैंने बताया था, सभी टॉपिक में अभी तो प्रावर्तन चल रहा है, हम अपवर्तन पढ़ेंगे, उसमें भी ये नियम काम आएंगे, उसमें भी ये काम आएंगे सारी बातें। इसलिए ये और न्यूमेरिकल कोर्स जितना भी आएगा सब में काम आएंगे, अपवर्तन से प्रावर्तन से सब में। तो नियम सबके लिए कॉमन है। ये अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं, बात तो वही, बाकी तो वही रहेगा, वही ध्रुव रहेंगे, वही फोकस बिंदु, वही कतर केंद्र त्रिज्या, सतह से अपवर्तन, सब चीजें वही आएंगी, सब वही आएंगे, सारे पॉइंट्स भी वही रहेंगे। इसलिए ये वो नियम वहाँ पर भी काम आएंगे। आप इसको समझ लें, एक बार भी नहीं समझ पाए दोबारा देखना, आप इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लें नेक्स्ट क्लास के लिए। इसीलिए मैंने पहली क्लास में ऑप्टिक्स की फर्स्ट क्लास में ये बात कही थी कि जो ऑप्टिक्स में कंटिन्यूटी से रहेंगे शुरू से लास्ट तक, उनको इतना अच्छा क्लियर हो जाएगा कि उनको एग्जाम तक क्या, अगर सही तरीके से आप क्लियर कर लेते हैं एग्जाम में भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा क्लियर हो जाएगा। जब भी आपसे कुछ पूछा जाए तब भी आप उसको सोल्व करके इसी वे में बता सकते हैं। इतनी कंसेप्चुअल बातें सारी कि जिसको पता चल गया भाई इसको प्लस माइनस कैसे लेना है, डायग्राम बना रटने की जरूरत है कि इसमें u प्लस में है, माइनस में, उसमें भी माइनस में है, इसमें f माइनस में, उसमें f प्लस में, ऐसे रटा है, ऐसे मारेंगे तो कितने दिन मारेंगे, याद रहेंगे कितनी चीजों को मारेंगे। पूरी साइंस कितनी बड़ी साइंस है, साइंस के 3 पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, हर पार्ट अलग अलग मायने में अपने आप में बहुत बड़ा है। और फिजिक्स तो वैसे भी सबसे ज़्यादा लेंथी सिलेबस माना जाता है, लेकिन अगर आप उसको समझ के कंसेप्चुअली करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ बच्चों को मैसेज आता है भाई कैसे पढ़े, तो आप
समझ ले पहले अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप, फिर आप उसको रफ वर्क में करके देखें। इसके लिए भी मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि क्या है। जैसे ये पीछे चल रहा है, जैसे दूसरा इसका फॉर्मूला है वो है obtain marks is directly proportional to number of rough copies which is filled by you in practice। यानी प्राप्त अंक इसके समानुपाती होते हैं भरी गई रफ कॉपीज की संख्या। अब आप देख लो आप कैसे करेंगे। जो जितनी ज्यादा रफ कॉपी भरेगा उसके उतने ज्यादा नंबर आएंगे। अब ऐसे नहीं रफ कॉपी भरने का एक कप चाय दिखा दी पूरी रफ कॉपी भर गई। आप उसको सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए भी ऐसा नहीं है पहले रट्टा मारना प्रैक्टिस, आप उसको समझ ले, पहले कंसेप्ट को समझे, फिर आप उसको खुद बिना देखे समझ के करके देंगे। जहाँ नहीं कर पाते हैं फिर आप उसको दोबारा उसको टाइम दें। सबका मेंटल लेवल अलग अलग होता है। कोई किसी भी टॉपिक हो सकता है वो एक बार भी देखने में उसको समझ में आ रहा है, वो लिख के वो देख ले। कुछ का हो सकता है वो उसको 2 बार में आ रहा है, किसी को ये हो सकता है 3 बार देखना पड़ रहा है, तो आप 3 बार देख लीजिए। एक बार वो मेहनत हो जाएगी तो उसके बाद आपको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक सारी चीज़ें जो कितनी कंसेप्चुअल है कि मैं रट्टा नहीं मारना पड़ता, ये ऐसे आएगी। हर चीज़ का रीज़न है क्यों आएगी कैसे आएगी, वो रीज़न पे फोकस करें और स्लोली पढ़ें उसको। ऐसे नहीं हिंदी का पार्ट पढ़ रहे हैं जैसे फटाफट चलते रहे। आप उसको स्लोली टाइम दें। उसको किसी टॉपिक को समझने में अगर हमें 20 मिनट लग रहे हैं तो आप उसको 20 मिनट दें। उसको अगर 20 मिनट वाला काम 4 मिनट में करना चाहेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप उसको प्रैक्टिस करें और लिख के देखें, रफ कॉपीज पे वर्क करें, काम करें, और तो फिर अच्छी तैयारी होगी। बाकी हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम सिलेबस पे फोकस करेंगे, उसके बाद में चैप्टर वाइज रिवीजन भी, जैसे कुछ बच्चे रिवीजन के लिए भी कह रहे हैं तो रिवीजन भी लेंगे। एक बार आप चैप्टर से लेकर जितना चल रहा है उतना पढ़ लें। कोई अब जुड़ा है तो वो डे 1 से देखना शुरू करें और लास्ट तक कंटिन्यू देखें उसको, जिस जहाँ तक हम पहुँचे डे 130 तक पहुँचे यहाँ तक देखें उसको। फिर 7 बराबर हो जाए, 7 में जो चैप्टर चलते हैं उनको भी देख लें, पीछे वाले जो नहीं पढ़े उनको भी देख लें। सिलेबस पूरा होने के बाद में फिर हम हर चैप्टर का रिवीजन भी लेंगे और साथ में ये डिस्कस करेंगे कि पेपर आपको किस प्रकार से देना है और किस प्रकार से राइटिंग मैटर करना है, लिखने का जो मेथड है वो क्या रखना है कि नंबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, गलतियाँ कम से कम हो और मार्क्स अच्छे आए। इनकी चर्चा बाद में करेंगे, तो आप ये पढ़ लें। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक पढ़ते रहें आप। थैंक यू, गुड नाइट।